तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, अगर कोई आपको कहे कि वो आपको 1 लाख रुपए महीना पगार देगा और बदले में आपको सिर्फ अपने घर पर ही रहना है, तो क्या आप वो नौकरी करोगे? खैर, आपका तो पता नहीं, पर मुझे एक ऐसा ही ऑफर मिला था और मैंने बिना देरी किए हाँ बोल दिया। और उसके बाद जो हुआ ये जानकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। साल 2008 28 जून की शाम को जब दिन की 300 की मजदूरी करके मैं घर लौटा तो घर पर विजेंद्र काका आए हुए थे। हालचाल के बाद विजेंद्र काका ने कहा, मेरे यहाँ बहुत अच्छी नौकरी निकली है, अगर तू कहे तो मालिक से तेरी बात चला लूं। जिस पर मैंने विजेंद्र काका को साफ मना करते हुए कहा, मुझे नहीं करनी मुर्दों के बीच नौकरी। दरअसल विजेंद्र काका एक बड़े कब्रिस्तान में काम करते थे और उनके यहाँ काम करने का मतलब था कि मुझे भी उसी कब्रिस्तान में काम करना पड़ता, जो मैं हरगिज करने को तैयार नहीं था। पर काका शायद मेरी ना सुनने के इरादे से नहीं आए थे, इसलिए जब उन्होंने कहा कि 25,000 रुपये महीना मिलेगा तो मैं एक पल को सोच में पड़ गया। और जब विजेंद्र काका ने कहा, तू बेमतलब में घबरा रहा है, मुझे इतने साल हो गए कब्रिस्तान में काम करते हुए, आज तक मुझे कुछ हुआ, वैसे भी मैं तेरे साथ ही रहूँगा। वैसे तो विजेंद्र काका की बात सही थी, 9,000 रुपये महीने से 25,000 महीना लाख गुना अच्छा था। लिहाजा कुछ सोचने के बाद मैंने कहा, ठीक है काका, मैं सोच कर बताता हूँ। जिस पर विजेंद्र काका बोले, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है, तो अभी चल, अभी सब कुछ फाइनल कर लेते हैं, इससे पहले ये नौकरी हाथ से निकल जाए। और ये बोलकर काका उसी वक्त अपने साथ लेकर चल दिए। और जब मालिक के घर पहुंचे तो काका ने मालिक से बात करते हुए कहा, यही है मालिक जिसकी मैं बात कर रहा था। मालिक ने मुझे देखते ही बोला, तुम काम संभाल पाओगे, कहीं डर कर भाग तो नहीं जाओगे? इस पर अभी मैं कुछ बोलता कि विजेंद्र काका बोले, अरे मालिक कैसी बात कर रहे हैं, जब इतने सालों से इसका काका नहीं डरा तो ये क्या डरेगा? जिस पर मालिक थोड़ा मुस्कुराते हुए बोले, अच्छी बात है, फिर तो आप इसे सारा काम समझा दें और फिर मैं कल सुबह ही आप दोनों से मिलता हूँ। ये बोलकर मालिक चले गए और मैं विजेंद्र काका के साथ वापस घर लौट आया। विजेंद्र काका मुझे घर छोड़ने के बाद वो अपने काम के लिए निकल गए। साथ ही ये बोल कर गए कि सुबह 10 बजे से पहले पहले कब्रिस्तान पहुंच जाना। फिर अगले ही सुबह मैं 9 बजे के करीब विजेंद्र काका के 33 एकड़ में फैले कब्रिस्तान में पहुंचा। विजेंद्र काका से मिलने के बाद काका ने मुझे वहां का सारा काम समझा दिया। साथ ही ये साफ कर दिया कि हफ्ते के 7 दिन काम पर आना पड़ेगा, मतलब कि कोई छुट्टी नहीं थी। पर टाइम ठीक था, सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक का। सब कुछ तय होने के बाद मैंने काम शुरू कर दिया। शुरू में थोड़ा बहुत डर लगा, पर धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होता गया। और जब 1 महीना पूरा हुआ तो मैंने अपनी लाइफ में पहली बार एक साथ 25,000 रुपये देखे। उस रोज मैं वो पैसे पाकर इतना ज़्यादा खुश था कि मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे। अभी मैं अपनी खुशी के आंसू को संभाल ही रहा था कि तभी मालिक ने कहा, अगर मैं तुम्हारी तनख्वाह 1 लाख रुपये महीना कर दूं तो कैसा रहेगा? जिस पर मैंने कहा, क्या मालिक, क्यों मुझ गरीब के साथ मजाक कर रहे हैं आप? इस पर मालिक ने जवाब देते हुए कहा, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, अगर तुम हाँ कहो तो मैं अगले महीने से 1 लाख रुपए तनख्वाह कर देता हूँ। मालिक के चेहरे और बोलने के तरीके से ये तो साफ था कि मालिक जो कुछ कह रहे हैं वो कोई मजाक नहीं है। मैं इससे पहले कुछ बोलता कि मालिक ने हंसते हुए बोला, इतनी जल्दी नहीं है, कल तक आराम से सोच कर बता देना। ये बोलकर मालिक चले गए और मैं घर चला आया। घर वालों ने जब 25,000 रुपये देखे तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस रात हमने अपनी जिंदगी की सबसे अच्छा खाना खाया, मौज मस्ती, और खाने पीने के बाद जब मैं लेटा तो मेरे दिमाग में मालिक की 1 लाख रुपए वाली बात घूमने लगी। और उस 1 लाख रुपए ने मुझे सारी रात जगाए रखा। सुबह होते ही मैं वक्त से पहले काम पर पहुंच गया। शायद अब तक मेरे अंदर लालच की भूख जाग चुकी थी, इसलिए मैं विजेंद्र काका से बोला, काका, वो जो मालिक 1 लाख रुपए महीने की बात कर रहे थे, क्या वो सही में मुझे महीने का 1 लाख रुपए देंगे? जिस पर काका ने कहा, हाँ, पर वो काम तो कर पाएगा? जिस पर मैंने विजेंद्र काका को जवाब देते हुए कहा, क्यों, ऐसा कौन सा काम है जो मेरे से नहीं होगा? इस पर काका बोले, तुझे कब्रिस्तान में दक्षिण भाग का काम देखना होगा। दरअसल उस कब्रिस्तान के दक्षिण भाग में एक झोपड़ी बनी हुई थी और उसके ठीक सामने
काले पानी का तालाब था जिधर जाने की मुझे सख्त मनाही थी। यहाँ तक कि विजेंद्र काका भी उस ओर नहीं जाते थे। मैंने काका से कहा, काम तो कब्रिस्तान में करना है ना, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन से हिस्से में करना है? आप ये बताओ कि करना क्या है। जिस पर विजेंद्र काका ने कहा, काम तो मालिक ही बताएंगे, और हाँ, यहाँ से जाते वक्त मालिक के घर होते हुए चले जाना। मैं फ़ोन पर बता दूंगा कि तुम मिलने आ रहे हो। फिर जब शाम के 5 बजे तो मैं सीधे निकला मालिक से मिलने के लिए। अभी मैं मालिक के घर पहुंचने ही वाला था कि मालिक रास्ते में ही मिल गए। मालिक ने मुझे देखते ही अपनी काली स्कॉर्पियो रोकी और मुझे गाड़ी में बैठने को कहा। गाड़ी में बैठने के बाद मालिक ने कहा, मुझे विजेंद्र जी ने बताया कि तुम वो 1 लाख रुपए वाली नौकरी करना चाहते हो। जिस पर मैंने मालिक को अपना सर हाँ में हिलाकर जवाब दिया। मेरा जवाब जानते ही मालिक मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, मुझे पहले से पता था कि तुम अपने काका विजेंद्र की तरह ही निडर हो, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये काम बड़ी ही आसानी से कर लोगे। फिर जब इस पर मैंने मालिक से पूछा, क्या काम करना है मालिक, तो मालिक ने कहा, तुमने कब्रिस्तान का दक्षिण भाग तो देखा ही होगा, जहां वो झोपड़ी बनी हुई है और उसके सामने वो काले पानी वाला तालाब। जिस पर मैंने कहा, हाँ मालिक देखा तो है, पर उधर जाने की तो मनाही है ना। जिस पर मालिक बोले, हाँ पर अब तुम्हारे लिए नहीं रहेगी, क्योंकि अब तुम्हें उधर ही काम करना है। फिर जब मालिक ने मुझे बताया कि मुझे कब्रिस्तान के उस दक्षिण वाले भाग में क्या करना है, तो मेरे पसीने छूटने लगे। दरअसल मालिक ने बताया कि हर रात ठीक 12 बजे के बाद मुझे उस कब्रिस्तान के दक्षिण भाग में जाना है, जहां उस काले पानी वाले तालाब के सामने एक भरा हुआ लोटा मिलेगा, और उस लोटे को लेकर उस झोपड़ी के अंदर जाना है, जहां पर एक मुर्दा लेटा मिलेगा। उसे उस लोटे वाला पानी पिलाकर उसके कान में कहना है, सोते रहो। ये बोलकर वापस पीछे बिना पलटे ही उसी काले तालाब के पास आना है, और उस लोटे को उस तालाब में फेंककर बिना पीछे पलटे ही सीधे घर चले जाना है। जाहिर सी बात थी कि ये काम जितना सुनने में भयानक डरावना लग रहा था, उससे कहीं ज्यादा डर इस काम को अंजाम देने में लगता। अभी मेरे पसीने छूट ही रहे थे कि मालिक ने 1 लाख की नोटों की गड्डी मेरे हाथ में थमाते हुए कहा, यह काम सिर्फ तुम्हें 3 महीने ही करना है, उसके बाद तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी, पर 1 लाख रुपए महीना तुम्हें पूरी जिंदगी बैठे बैठाए मिलते रहेंगे। उस वक्त मैं मालिक को कुछ कह नहीं पाया, और वो 1 लाख रुपए लेकर घर पर चला आया। पर आज 1 लाख रुपए पाकर भी मुझे उतनी खुशी नहीं हो रही थी जितनी कल 25,000 पाकर हुई थी। जहां मेरे मन में अभी भी मालिक की बात घूमे जा रही थी, तो वहीं 1 लाख रुपए पाकर मेरे घर वाले बड़े बड़े सपने देखने लगे। खैर, मैंने अपने नए काम के बारे में अपने परिवार वालों को बताना ठीक नहीं समझा, और अगली सुबह पहले की ही तरह मैं उसी वक्त पर काम पर निकल गया। पर जाते जाते मैं ये बोल गया कि आज से मेरा काम काफ़ी बढ़ गया है, जिस वजह से मुझे आते आते काफ़ी देर हो जाएगी, तो चिंता ना करें। घर से निकलने के बाद मैं पहुंचा विजेंद्र काका के पास। विजेंद्र काका से मिलने के बाद मैंने काका को सब कुछ बता दिया। मेरी बातें सुनने के बाद विजेंद्र काका ने कहा, तू डर मत, बस 1-2 दिन ही थोड़ा बहुत डर लगेगा, फिर आदत से हो जाएगी, जैसे कब्रिस्तान में काम करने की तेरी आदत हो गई है। काका की बात तो सही थी। वैसे भी कब्रिस्तान में मैंने पिछले 1 महीने में कई मुर्दों को हाथ लगाया था, तो अब मुर्दों से डर तो ना के बराबर ही लगता था। फिर जब काका ने कहा, अरे मैं हूं ना, मैं तेरे पीछे पीछे तालाब तक पहुंच जाऊंगा और तेरे लौटने तक का वहीं वेट करूंगा, तो चिंता मत कर, 3 महीने की तो बात है, हौसला रख, सब हो जाएगा। उस वक्त तो मैं काका की बात मान गया और तय कर लिया कि ये काम करना ही है, बिना ये सोचे कि मालिक आखिर ये काम करवा क्यों रहा है। फिर जब रात के 12 बजे तो कब्रिस्तान में गहरी खामोशी पसर गई। उस अंधेरे में अब पूरा कब्रिस्तान ऐसा लग रहा था मानो अभी उन कब्रों से कोई बाहर उठ खड़ा होगा। पर मैंने अपना दिल मजबूत कर रखा था। मैं विजेंद्र काका के साथ कब्रिस्तान के दक्षिण भाग की तरफ बढ़ा। विजेंद्र काका उस तालाब के पास आने से पहले ही दूर रुक गए और मुझे हिम्मत बनाए रखने को कहा। मैं जैसे तैसे उस काले पानी वाले तालाब के पास पहुंचा और जब उस तालाब के आसपास देखा तो मैंने पाया कि उस तालाब के किनारे पर एक सफेद लोटा रखा हुआ है। मैं थोड़ा डरते डरते ही सही पर उस लोटे के पास पहुंचा और वो लोटा उठा लिया। फिर जब मैंने उस लोटे में देखा
तो मैंने पाया कि उस लोटे में पानी जैसा कुछ भरा हुआ है, पर उसमें से एक अलग ही खुशबू आ रही थी। फिर मैं उस लोटे को लेकर उस झोपड़ी की तरफ बढ़ा और जब मैं उस झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचा तो मैंने देखा कि दरवाजा खुला हुआ है। मैं आहिस्ते से झोपड़ी में दाखिल हुआ। उस झोपड़ी में दाखिल होते ही मेरी नज़र झोपड़ी के बीचों बीच लेटे एक मुर्दे पर पड़ी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी मौत सालों पहले हुई हो। उस मुर्दे का पूरा शरीर अब गल चुका था, सिवाय हड्डी के ढांचे और काली पड़ी चमड़ी के अलावा और कुछ भी नहीं बचा था। मैंने तुरंत ही वो लोटे वाला पानी उसके मुंह पर उड़ेल दिया और उसके कान में कहा, सोते रहो। ये करने के बाद मैं पूरी तेजी से वहां से भागा और उस काले पानी वाले तालाब में उस लोटे को फेंक दिया और सरपट वहां से भागा। उस वक्त मैं इतना ज्यादा डर गया था कि मैं बीच में कहीं नहीं रुका। सीधे भागते भागते घर पहुंचकर ही मैंने सांस ली। जिंदगी में पहली बार मैं इतना तेज दौड़ा था कि मेरे घर वाले भी मेरी चढ़ी हुई सांस को देखकर एक पल को घबरा गए थे, पर मैंने उन्हें समझाते हुए कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस घर जल्दी पहुंचने के चक्कर में मैंने थोड़ी दौड़ लगा दी थी, इसलिए सांस चढ़ी हुई है। फिर खाना पीना करने के बाद मैं लेट गया, पर कुछ ही देर बाद मेरा शरीर बहुत जोर से तपने लगा। सुबह होते होते अब मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि अब मैं अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था, पर शाम होते होते मैं फिर से नॉर्मल हो गया, या यूं कहूँ कि नॉर्मल से भी कहीं अच्छा। अब मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा ही महसूस कर रहा था। ये देखकर मेरे घर वाले भी काफ़ी हैरान थे। खैर, मुझे फिर से उस मुर्दे को उस लोटे वाला पानी पिलाकर उसके कान में सोते रहो कहने के लिए तैयार होना था। डर तो अभी भी लग ही रहा था, पर शायद उतना नहीं। फिर जब रात के 9 बजे तो मैं कब्रिस्तान के लिए निकल गया। विजेंद्र काका कब्रिस्तान में ही रहते थे, तो मैं उनके यहाँ जाकर बैठ गया। काका ने पूछा भी कल के काम के बारे में, जिस पर मैंने कहा, डर तो काफ़ी लगा और अभी भी लग ही रहा है, पर यह काम मैं कर लूँगा। फिर बातों ही बातों में 12 बज गए और 12 बजते ही मैं निकल गया अपने काम को अंजाम देने। जब मैं उस काले पानी के तालाब के पास पहुंचा तो वो सफ़ेद लोटा ठीक उसी जगह पर रखा हुआ था। मैंने वो लोटा उठाया जिसमें आज भी पानी जैसा ही कुछ भरा हुआ था, और उस झोपड़ी में जाकर फिर वो सारा पानी उस लेटे हुए मुर्दे के मुंह पे पलटकर जल्दी से उसके कान में सोते रहो बोलकर उस झोपड़ी से बाहर निकल आया और फिर उस लोटे को उस तालाब में फेंककर सीधे अपने घर की तरफ दौड़ा। आज मुझे सिर्फ 10 मिनट लगे ये काम करने में। घर पहुंचने के बाद मैंने थोड़ी सांस ली और खाना पीना करने के बाद मैं सो गया। रात भर सब कुछ नॉर्मली रहा, साथ ही अब मेरी हिम्मत भी बढ़ चुकी थी और मुझे यकीन हो चला था कि अब मैं ये काम बड़े ही आसानी से पूरा कर लूँगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। बीतते वक्त के साथ मेरा डर कम होते होते पूरा खत्म ही हो गया था। अब मैं आराम से रात के 11:30 बजे घर से निकलता और 12:30 बजते बजते घर लौट आता। मतलब कि पूरे 24 घंटे में मुझे सिर्फ एक ही घंटा काम करना पड़ता और बाकी का समय मैं अपने घर वालों के साथ ही बिताता। ऐसे ही जब काम करते करते 1 महीना बीत गया तो मालिक ने घर पर मिलने के लिए बुलाया, और जब मैं मालिक के घर पहुंचा तो मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि तुम ये काम अच्छे से कर लोगे, ये लो अपनी मेहनत के पैसे। ये बोलकर मालिक ने फिर से मेरे हाथों में 1 लाख की गड्डी थमा दी। अभी मैं 1 लाख की नोट की गड्डी को ही देख रहा था कि तभी मालिक ने कहा, देखो, अब तुम्हें उस काले पानी के तालाब में से पार होकर उस पार जाना है। तालाब से निकलने के बाद तुम्हें वो लोटा उठाना है और वैसे ही करना है जैसा अभी तक करते आए हो, पर उस लोटे को वापस से पानी में फेंकने के बाद जब तुम कब्रिस्तान से बाहर आओगे तो घर जाने से पहले ही तुम्हें अपने आप को अच्छे से सुखाना होगा, जिसके लिए तुम्हें अंधेरी चौक के बीचों बीच आग जलाकर बैठ जाना है, और जब तुम पूरी तरह से सूख जाओ तभी घर जाना। मालिक इतना बताकर वहां से चले गए और मैं चुपचाप घर के लिए निकल गया। काम में आए इस नए बदलाव ने मुझे थोड़ा सोच में डाल दिया था, पर काम तो करना ही था। लिहाजा कुछ सोचने के बाद मैं घर जाने की जगह सीधे पहुंचा कब्रिस्तान विजेंद्र काका के पास और उन्हें काम में आए नई तब्दीली के बारे में बताते हुए कहा, काका अब क्या करूं, तुम ही बताओ। इस पर विजेंद्र काका बोले, तू किसी बात की फिक्र मत कर, मैं तेरे लौटने से पहले ही अंधेरी चौक पर आग जलाकर तैयार रखूंगा, और जब तक तू वहां रहेगा मैं भी तेरे साथ रहूंगा। विजेंद्र काका की इस बात से मुझे थोड़ा हौसला मिला, और जब रात के 12 बजे तो मैं पहुंचा
उस काले पानी के तालाब के पास जिसे आज पार करके जाना था। पता नहीं क्यों उस काले गंदे पानी को देखकर मुझे बहुत डर लग रहा था। कुछ देर सोचने के बाद मैंने मन ही मन भगवान का नाम लिया और उस तालाब में अपने पैर बढ़ा दिए। उस तालाब में पैर डालते ही किसी ने मेरा पैर पकड़ा और अंदर की तरफ खींच लिया। पलक झपकते ही मैं उस तालाब की तली में जा पहुंचा, जहां मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। साथ ही मेरा दम भी घुटने लगा। अभी मैं छटपटाते हुए उस तालाब से बाहर निकलने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी मैं एकदम से उस तालाब के बाहर आ गया। तालाब से बाहर आने के बाद अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अपना एक भी कदम आगे बढ़ाऊं। और फिर जब मेरी नज़र तालाब के किनारे रखे उस लोटे पर पड़ी जो सफ़ेद रंग की जगह अब काला था, तो मेरा दिल और भी घबरा गया। पर अब जब इतना सब हो ही चुका था तो थोड़ा और ही सही। मैंने एक लंबी और गहरी सांस ली और वो काला लोटा उठाया। उस काले लोटे में कुछ लाल जैसा पानी भरा था, जिसमें से बहुत ही बुरी गंध आ रही थी। मैं बिना अपना टाइम गवाए वो काला लोटा लेकर उस मुर्दे की झोपड़ी में दाखिल हुआ और जैसे मैंने उस लोटे को उसके मुंह पर उड़ेला तो वैसे उस मुर्दे ने अपना मुंह खोल दिया। ये देखते ही मेरे जोरों की चीख निकल गई और मेरे हाथ से वो लोटा छूटकर नीचे गिर पड़ा। लोटे के नीचे गिरते ही वो लेटा हुआ मुर्दा कराहने लगा और वहीं मैं डर से कपकपाने लगा। उस मुर्दे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो गहरी नींद से जाग रहा है। मैंने तुरंत ही उसके कान में कहा, सोते रहो। ये बोलते ही वो मुर्दा पहले की तरह खामोश हो गया और उस मुर्दे के शांत होते ही मैंने वो लोटा उठाया और उस मुर्दे की झोपड़ी से बाहर निकला और उस तालाब में वो लोटा फेंकते हुए अंधेरी चौक की तरफ भागा। और जब मैं अंधेरी चौक पर पहुंचा तो काका ने कहे अनुसार आग की धुनी लगाकर रखी थी। विजेंद्र काका मुझे देखते ही समझ गए कि मैं उस काम के लिए मना करने वाला हूँ। और जब मैंने विजेंद्र काका को ये सारी बात बताई तो उनकी भी सांसें थम गई। काका ने कहा, अभी पहले अपने गीले शरीर को सही से सुखा ले, फिर कल मालिक से इस बारे में बात कर लेना। फिर तकरीबन रात के 3 बजे तक विजेंद्र काका और मैं वहीं अंधेरी चौक पर उस जलती हुई आग के सामने बैठे रहे। और जब मैं घर पहुंचा तो घर वाले भी पूछने लगे कि आज इतनी देर कैसे हो गई। पर उस वक्त मैं किसी भी सवाल का जवाब देने की स्थिति में नहीं था, लिहाजा मैं चुपचाप जाकर लेट गया। अभी मेरी आंखें लगी थी कि मुझे ऐसा लगा कि मैं उसी काले तालाब के अंदर लेटा हुआ हूँ और मेरे साथ इस तालाब में और भी लोग लेटे हुए हैं। अभी मैं ये सब देख ही रहा था कि तभी विजेंद्र काका ने आवाज देते हुए कहा, अरे उठ, मालिक से बात करने नहीं जाना है। विजेंद्र काका की आवाज सुनकर जब मेरी आंख खुली तो एहसास हुआ कि मैं सपना देख रहा था। फिर मैं काका के कहने पर फटाफट तैयार हुआ और विजेंद्र काका के साथ मालिक के घर पर पहुंचा। फिर जब मालिक को कल रात की बात बताते हुए मैंने कहा, मालिक अब मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा, तो मालिक ने पहले मुझे समझाते हुए कहा, चिंता मत करो, बस थोड़ी और हिम्मत रखो, मुझे पूरा यकीन है तुम ये काम कर लोगे। पर जब मैं अपनी बात पर अड़ा रहा तो मालिक ने कहा, तुम ये काम अपनी मर्जी से ऐसे नहीं छोड़ सकते। अगर तुम्हें ये काम छोड़ना है तो मालिक से ही ये काम छोड़ने की बात करनी होगी। मालिक की ये बात सुनकर मैं और विजेंद्र काका एक दूसरे का मुंह देखने लगे। और फिर जब मैंने कहा, मालिक तो आप ही हैं ना, तो इस पर मालिक ने जो कहा वो सुनकर तो मैं उसी वक्त आधा मर गया। मालिक ने इस पर कहा, नहीं, मैं तुम्हारा असली मालिक नहीं हूँ। तुम्हारा असली मालिक तो उसी झोपड़ी का मुर्दा है जो तुम्हें इस काम के पैसे दे रहा है। अगर तुम ये काम बीच में ही छोड़ना चाहते हो तो आज रात जब तुम उसके पास जाओगे तो तुम्हें उनके कान में सोते रहो की जगह पर मालिक जाग जाओ ये कहना है। और तुम्हारे इतना कहते ही वो उसी वक्त जाग जाएंगे और फिर तुम बता देना कि तुम उनका ये काम पूरा नहीं करोगे। फिर उसके बाद मालिक की मर्जी। ये बोलकर मालिक चले गए और अपना सिर पकड़कर मैं वहीं पर बैठा रहा। फिर जब विजेंद्र काका ने मेरा हाथ पकड़कर उठाया तो मैं उठा और उनके साथ घर लौटा। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ये काम जारी रखूं या फिर बंद कर दूं। एक मन तो ये कह रहा था कि उस मुर्दे के पास जाना ही क्यों मरने के लिए, चुपचाप से किसी दूसरे गांव चले जाते हैं। और डर के मारे मैंने यही फैसला किया। दिन का सूरज ढल चुका था। मैंने घर वालों को सामान समेटने के लिए बताते हुए कहा कि मेरा तबादला बाहर गांव कर दिया गया है और सुबह होते ही निकल चलेंगे।
घर वाले काफी खुश थे कि अब वो किसी आलीशान घर में रहने वाले हैं, जिस वजह से उन्होंने खुशी खुशी सामान बांधना चालू कर दिया। पर जब रात के 1 बजे तो अचानक ही मेरे पूरे परिवार की तबीयत बिगड़ गई। सभी घर वाले खून की उल्टियां करने लगे। ये देखकर मैं समझ गया कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं फौरन कब्रिस्तान की ओर भागा और कब्रिस्तान में पहुंचते ही मैंने विजेंद्र काका को आवाज दे तो कहा, काका काका, बहुत ही बड़ी गलती हो गई मेरे से, मेरा पूरा परिवार मरने पर है। मुझे रोता बिलखता देख विजेंद्र काका ने कहा, अभी रोने धोने का वक्त नहीं है, अभी अपना जी खड़ा कर और जाकर मुर्दे से बोल दे कि तू ये काम नहीं करेगा, फिर जो होगा ऊपर वाला देख लेगा, और मैं जाकर अंधेरी चौक पर आग जलाकर रखता हूँ। विजेंद्र काका ये बोलकर अंधेरी चौक के लिए निकल गए और जब मैं उस काले पानी वाले तालाब के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उस तालाब के अंदर बहुत सी लाशें तैर रही हैं। उन लाशों को उस तालाब में तैरता देख मेरे कदम कुछ देर के लिए थमे जरूर, पर रुके नहीं, क्योंकि अब मेरे परिवार का मामला था। मैं तुरंत उस तालाब में कूद गया और उस तालाब में कूदते ही फिर से किसी ने मेरा पांव पकड़ा और तालाब के नीचे खींच लिया। देखते ही देखते मेरी सांसें उखड़ने लगी और जब मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे साथ मेरे घर वालों का भी किस्सा खत्म, तभी अचानक मैं उस तालाब से अपने आप बाहर निकल आया। उस तालाब से बाहर आने के बाद मैंने उस काले लोटे को उठाया और उस मुर्दे की झोपड़ी में दाखिल हुआ, और जैसे ही मैंने वो लोटा उसके मुंह पर उड़ेला, उस मुर्दे ने फिर अपना मुंह खोल दिया। फिर लोटे को उड़ेलने के बाद जब मैंने उसके कान में कहा, मालिक जाग जाओ, तो मेरे इतना कहते ही उस मुर्दे ने अपनी आंख खोल दी और एक झटके से मेरी गर्दन दबोच ली, जिस वजह से मैं आगे कुछ बोल नहीं पाया। और जब उसने मुझे नीचे जमीन पर पटका तो एकदम से मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, पर मैं अभी भी होश में था। उस समय मुझे मेरे दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, जो मैंने चीखते हुए उस जिंदा मुर्दे को कहा, मैं ये काम छोड़ रहा हूँ, अब मुझे ये काम नहीं करना। मेरे इतना कहते ही वहां पर एकदम से खामोशी छा गई, और जब मुझे दिखाई देने लगा तो मैंने देखा कि वो मुर्दा चुपचाप लेटा हुआ है और वो काला लोटा भी टूटा पड़ा था। फिर मैं वहां से उठा और उस मुर्दे की झोपड़ी से बाहर आया। फिर जब मैं उस काले पानी के तालाब के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि अब उस तालाब में अब उस काले पानी की जगह बहुत से लोगों की लाशों का ढेर है। मैं वहां से भागते हुए अंधेरी चौक पहुंचा, जहां विजेंद्र काका आग जलाकर मेरा इंतजार कर रहे थे। विजेंद्र काका ने मुझे देखते ही कहा, तू ठीक तो है ना? जिस पर मैंने जवाब देते हुए कहा, मैं तो ठीक हूँ काका, बस घर पर सब ठीक हो। फिर उस आग में अपना गीला बदन सुखाने के बाद जब मैं विजेंद्र काका के साथ घर पहुंचा तो मैंने पाया कि मेरा पूरा परिवार खत्म हो चुका है। मेरे सारे घर वाले मर चुके थे। मैंने तो सिर्फ अपने घर वालों को खुशियां देनी चाहिए थी, पर मेरे लालच ने उन्हें मौत दे दी, जिसका दुख मुझे पूरी उम्र रहेगा। इस भयानक हादसे के बाद मैंने वो गांव हमेशा के लिए छोड़ दिया और विजेंद्र काका ने भी वो कब्रिस्तान की नौकरी छोड़ दी। पता नहीं उस कब्रिस्तान के मालिक ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और वो मुर्दा कौन है। अगर मैंने 3 महीने वाली शर्त पूरी कर दी होती तो क्या होता। ये सब सवाल मुझे आज भी रातों को सोने नहीं देते। दोस्तों, सुनने में आया है कि उस कब्रिस्तान का मालिक आज भी 1 लाख रुपए का लालच देकर लोगों को उस नौकरी के लिए ढूंढ रहा है, जो उसका ये अधूरा काम पूरा कर सके। तो दोस्तों, क्या आप ऐसी नौकरी करना चाहेंगे? अगर हाँ, तो आप हमें ये नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।